ओम बिरला, श्री ओम बिरला। प्रोफेसर माननीय सभापति महोदय, चलो जी, अच्छा है। शेयर दुबके के खिलाफ माननीय सभापति महोदय, देश की जनता ने जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ हमारी दल की सरकार को चुनकर भेजा, हमने उसी विश्वास के साथ देश में पहला बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट रखा है जिस बजट में हम राजकीय कोष के घाटे को कम करते हुए देश के आर्थिक विकास की नई गति देते हुए और सामाजिक जनकल्याण के विषयों को भी ध्यान रखकर हमने बजट दिया है। हमने सरकारी धन को नकद बांटने का काम नहीं किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से सरकारी धन का व्यय किन मदों के लिए होना चाहिए, उन मदों का ध्यान नहीं रखने के कारण आज हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बहुत योजनाएं लागू की। उन्होंने कहा हम फेलोशिप योजना के माध्यम से देश में गरीब का ध्यान रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम फूड सिक्योरिटी बिल लाएं, देश के हर गरीब व्यक्ति के पेट में रोटी जाए। उन्होंने कहा कैश ट्रांसफर स्कीम, यूनिक आईडी। माननीय सभापति महोदय, सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। फूड सिक्योरिटी बिल लाए, चुनाव के अंतिम पड़ाव पर लाए, लेकिन उस फूड सिक्योरिटी बिल की अनियमितताओं के कारण जब हमारे पास सर्वे नहीं है कि किस गरीब व्यक्ति को अनाज मिलना है, जो राज्य सरकार है उन्होंने सर्वे नहीं किया था, लेकिन जल्दी में फूड सिक्योरिटी बिल लाए जिससे उस गरीब को लाभ होना चाहिए, गरीब को लाभ भी नहीं मिला और देश का धन भी उपयोग में नहीं आया। उन्होंने कैश ट्रांसफर स्कीम। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में आज भी 57% से ज्यादा लोग बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं और हमने योजना बना दी कि हम ट्रांसफर स्कीम के तहत नगद सब्सिडी उनके खातों में जमा कराएंगे। जब बैंक का सिस्टम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और आप कह रहे हैं कि हम कैश ट्रांसफर स्कीम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, और इसी कारण हमारे देश में लगातार जिस तरीके से राजकोषीय घाटे की स्थिति चलती गई, हमारे वित्त मंत्री जी ने इस संकल्प के साथ कहा है, प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि 2016-17 में हम इस राजकीय कोष के घाटे को 3% बढ़ा देंगे। कोई वित्त मंत्री देश का इस प्रतिबद्धता के साथ नहीं कह सकता, लेकिन उनका विजन है। हमारे प्रधानमंत्री जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने एक प्रदेश के अंदर क्रांति लाकर गुजरात के एक स्टेट को एक मॉडल स्टेट बनाया। किस तरीके से देश में औद्योगिक विकास हो सकता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से सर्विस सेक्टर के माध्यम से विदेशी धन और आय को बढ़ाई जा सकती है। ये सारे विजन हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेट में की। माननीय सभापति महोदय, हमें देश के अंदर अगर हमारी उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा,
अगर हम हमारे रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे, राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे और बिना राजस्व को बढ़ाए हुए नगद सब्सिडियों के आधार पर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना योजनाओं के धन को व्यय करने लगेंगे तो शायद हमारे देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए इस विजन के साथ इस बजट के अंदर एक प्रधानमंत्री जी ने, एक वित्त मंत्री जी ने विजन दिया है कि हम कृषि की आमदनी, कृषि की उपज को बढ़ाएंगे। हम घरेलू उत्पाद को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि सारे विश्व के अंदर हम घरेलू उत्पाद के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति के देश बन सके। हम सेवा के रूप में हमारा राजस्व प्राप्त हो, पर्यटन, हमारी मेडिकल टूरिज्म, हमारा एजुकेशन टूरिज्म, ये 3 सेक्टर हैं जिन सेक्टर को हम आत्मनिर्भर करने के लिए हमारा संकल्प है। और इसी बजट के अंदर आज देश के अंदर हम चले जाएं, एक तरफ किसान सुरक्षित नहीं है, कभी ओले पड़ जाएं, कभी अकाल पड़ जाए, कहीं कीड़े पड़ जाए, किसान सुरक्षित नहीं। इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम किसान को सुरक्षित भी रखेंगे, क्योंकि जमीन का रकबा बढ़ नहीं सकता। उस जमीन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, क्योंकि अगर हम सिंचाई के सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे तो बिजली और डीजल से किसान को खेती महंगी पड़ती है। इसलिए सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से अधिकतम इलाकों के अंदर खेत के किसान में पानी पहुंचे, इसकी कार्य योजना बनाई। पिछली सरकार ने वन पर्यावरण के नाम पर पूरे देश के जो एनीकट बनने थे, बांध बनने थे, जो सिंचाई योजना बननी थी, उन सारी सिंचाई योजनाओं को रोक दिया, जिससे एरीगेटेड इलाका देश में जो बढ़ना चाहिए वो एरीगेटेड इलाका नहीं बढ़ा। माननीय सभापति महोदय, हमने इंडस्ट्री सेक्टर में नई शुरुआत की है। हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने छोटे लघु कुटीर उद्योग, आज हमें पीड़ा होती है कि हमारे पड़ोस चाइना, जो हमारे से बाद में देश आजाद हुआ, उस चाइना के घरेलू उत्पाद पूरे विश्व के बाजार को लेकर बैठा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमने कार्य योजना बनाई है कि घरेलू उत्पाद के अंदर कैसे हम टैक्सेज पॉलिसी बनाएं, कैसे कस्टम का सरलीकरण हो, सेंट्रल एक्साइज को कैसे कम करें, एसईजेड बनाकर ज्यादा से ज्यादा घरेलू उत्पाद, कोई ऐसा उत्पाद जो दुनिया में बनता हो वो सबसे सस्ता और बेहतरीन हमारे यहां बने, इसके लिए नई नियत, नई पॉलिसी हम लाएं। इतना ही नहीं सभापति महोदय, इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ हमारा बहुत बड़ा खनन का उद्योग है। इसलिए हमने MMDR 1957 को संशोधन करने के विचार रखा है कि हम हमारे जमीन में जो हमारा धन है, जिसका उपयोग करके हम आज भी विश्व के अंदर सबसे बड़े, चाहे कोयला हो, चाहे इस्पात हो, तमाम चीजों को खान से निकालकर लोकल इंडस्ट्री डेवलप करके उसके उत्पादन के माल को विश्व के बाजार पे कब्जा कर सकते हैं। इसलिए हमने वो विचार भी बनाया है। सभापति महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान देश का सबसे पर्यटन देश बन सकता है, लेकिन हमने, पिछली सरकार ने पर्यटन को किस तरीके से कर में लाया जाए, हमने प्रयास किया, हमने घोषणा की है कि हम पर्यटन के क्षेत्र के नए क्षेत्रों को भी डेवलप करेंगे और उसको सेवा कर से भी मुक्ति करेंगे। हम ये 3 सेक्टरों के माध्यम से इस देश के राजस्व को बढ़ाने की बात करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत पीछे हैं। हमारा देश
आज भी 67 साल बाद बुनियादी ढांचों के लिए तरस रहा है। गांव के अंदर सड़क, बिजली, पानी। आज भी देश के अंदर लोगों को हम शुद्ध पेयजल नहीं मिला सकते। आज भी उसके अंधेरे घर में रोशनी नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, ये बजट नगद सब्सिडी देने का, नगद भुगतान का नहीं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम लोगों को रोजगार जोड़कर उनका परमानेंट रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, ताकि वह अपने हाथों पे खड़ा होकर रोजगार कर सके। जिस महानरेगा की चर्चा माने हमारे कई सदस्य कर रहे थे, आज महानरेगा के नाम पर जिस तरीके से देश में करप्शन हो रहा है, महानरेगा को पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। मजदूर को काम भी मिले, हमारी परिसंपत्तियां भी अर्जित हो, ताकि महानरेगा में जो करोड़ों रुपया खर्च होता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम पूरा नया देश बना सके। मैं माननीय सभापति, जिस प्रदेश से आता हूं राजस्थान में, वहां बहुत प्रबल संभावना है। माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं, हमारे यहां बहुत बड़ा रेगिस्तान इलाका है। हम बहुत बड़े हिंदुस्तान में सबसे बड़े भूभाग के अंदर हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि 2,47,000 किलोमीटर के उस क्षेत्र को हम किस तरीके से उपयोग कर सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि उस इलाके के अंदर जहां सौर ऊर्जा के रूप में हम नए कदम बढ़ा रहे हैं, वहां SEZ लाकर नया इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी करना चाहिए। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के इलाके को नए आयाम दिया है। इसीलिए माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर जहां पर नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम करना चाहिए। नदियां जोड़े, पहले जोन वाइज नदियां जोड़ें। नदियां जोड़ने से जहां खेत के किसान को सस्ती खिताई करने का प्रण मिलेगा, वहां एक जगह अकाल पड़ता है, एक जगह बाढ़ आती है, उससे राहत मिलेगी। इसलिए माननीय वित्त मंत्री से मैं कहना चाहूंगा, पहले हमें जोन वाइज 3-3, 4-4 स्टेट की नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। राजस्थान में इसकी प्रबल संभावना है। इसलिए नदियों को जोड़कर हम संपूर्ण राजस्थान को इरिगेट कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं वो कोटा का इलाका है, जहां 1 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम एजुकेशन टूरिज्म को डेवलप करें, और एजुकेशन टूरिज्म को डेवलप करने के बाद पूरे विश्व का विद्यार्थी हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ना है। हिंदुस्तान का विद्यार्थी विदेशों के अंदर, इंग्लैंड में पढ़ने वाला व्यक्ति हमारी आजादी के पहले और आजादी के बाद इंग्लैंड में पढ़ने जाता था। हमारा एजुकेशन टूरिज्म इतना डेवलप होना चाहिए, पूरे विश्व का विद्यार्थी पढ़ने आए तो हिंदुस्तान में आए। इलाज करने की आवश्यकता हो, सस्ता और बेहतरीन इलाज आज भी हिंदुस्तान की धरती पर है। इसलिए हमें मेडिकल टूरिज्म को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारे रेगिस्तानी भू इलाके को नए SEZ बनाने की, हमारे राजस्थान के इलाके को एजुकेशन टूरिज्म के नए संसाधन देने की, और हमारे राजस्थान के अंदर जो छोटी छोटी ढानियां हैं उनको किस तरीके से इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, और किस तरीके से नदियों को जोड़कर प्लान कर सकते हैं, इसकी योजना की आवश्यकता है। मैं सभापति महोदय इतना ही कहना चाहता हूं, ये बजट एक विजन वाला बजट है, ये बजट एक संकल्पों का बजट है, और ये बजट देश के आर्थिक विकास को गति बढ़ाने वाला बजट है, जो देश के विकास को नए आयाम देगा और हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर विकास की दर में सबसे आगे होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बदरुद्दीन